तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप लोगों को बायोलॉजी की दुनिया में। आज की इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम को अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से सीख लिया तो बाकी जीव विज्ञान में जितना चैप्टर आएगा उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से सीखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोग को बता दूं कि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ने से पहले जहां से इसका शुरुआत हुआ है बच्चों, वहां से हम लोग एक एक चीज सीखते हुए चलेंगे, मतलब एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक चीज नोट करते चलिएगा। अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट सीख जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए जी, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान हम लोग किसको कहेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान जो है इसको हम लोग बच्चों दो भागों में बांट देते हैं। विज्ञान कितना भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं जी? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और दूसरा का बच्चों जीव विज्ञान बोलते हैं। दूसरा का क्या कहेंगे जी? दूसरा का हम लोग बच्चों जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहेंगे। चलो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ना। देखिए एक हमने क्या कह दिया, भौतिक विज्ञान, दूसरा का जीव विज्ञान। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर हम लोग की तो 10 क्लास में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो इसमें केमिस्ट्री कहाँ गया, मतलब रसायन शास्त्र कहाँ गया। तो मैं बच्चों आप लोग को अच्छे से यहाँ पर सिखा दूं कि जो ये बच्चों भौतिक विज्ञान है ना, इसको अब हम लोग दो भागों में बांटते हैं। और एक हो जाता है भौतिकी। क्या हो जाता है जी? एक हो जाता है भौतिकी और एक हो जाता है रसायन शास्त्र। एक क्या हो जाता है? रसायन शास्त्र। चलो आप लोग समझ गए क्या? एक बच्चों हो जाता है भौतिकी और एक क्या हो जाता है? रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान, इसको भी हम लोग बच्चों दो भागों में बांट देते हैं। और एक हो जाता है जंतु विज्ञान। एक बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? एक को हम लोग बोलेंगे जंतु विज्ञान, एक हम लोग जंतु विज्ञान बोलेंगे, और दूसरा का हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान। चलो आप लोग याद रखोगे। अब यहां से आप लोग से एक क्वेश्चन हम पूछेंगे। देखिए हम लोग तो पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, तो ये जितना है जंजाल इसको पहले तो हटा करके खत्म कर दीजिए। जो बच्चों जीव विज्ञान है इसको हमने दो भागों में बांटा है और ये दोनों को अब हम लोग एक अलग पेज पर ले चलते हैं और इसको अच्छे से डील करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों आप लोग से देखो पूछ लिया जाएगा कि जीव विज्ञान जो है इसके जनक कौन है, मतलब जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो याद कर लीजिएगा कि जीव विज्ञान के बच्चों जो पिता हैं उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु नाम है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। अच्छा, हम क्यों इनको पिता बोलते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं। यहां से देखिए कि जो जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु, इन्होंने जीव विज्ञान में अपना अधिक योगदान दिया है। बच्चों जो जिस क्षेत्र में अधिक योगदान देंगे उनको हम उसका जनक बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा या कंप्यूटर की खोज कौन किया है, तो आप लोग को बच्चों अच्छे से पता होगा और आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। कंप्यूटर का पिता किनको बोला जाता है आप लोग को पता होगा, नहीं तो मैं आप लोग को बताऊंगा वीडियो में, आप लोग देखते चलिए। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए जीव विज्ञान बच्चों, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान हम किसको कहेंगे? तो जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, मतलब जिसमें केवल जंतु के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जो जनक है बच्चों उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। इन्होंने ही बच्चों, जो अरस्तु हैं, इन्होंने जंतु विज्ञान में ही ज्यादा अपना योगदान दिया है, ज्यादा काम किया है। वनस्पति विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है जी? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। चलो ठीक है, थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के बताइए तो जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे? तो जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाए। बच्चों वनस्पति विज्ञान हम किसको कहेंगे? तो जिसमें हम लोग बच्चों पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। चलो आप लोग यहां तक तो अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं आप लोग को ले चलता हूं अध्याय की ओर। देखिए जी,
जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर रहेगा जैव प्रक्रम। और आप लोग जब एनसीईआरटी किताब से या एससीईआरटी किताब से पढ़ेंगे तो देखिए जैव प्रक्रम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग भारतीय भवन के किताब से पढ़ेंगे या कोई दूसरा किताब से तो उसमें इसको अलग अलग क्लासिफाई करके, जैसे बच्चों जैव प्रक्रम में पहले इसको पोषण के रूप में बांट दिया जाएगा अलग अलग भागों में, जिससे अच्छे तरीका से अध्ययन किया जा सके। तो बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलग अलग सबको वर्गीकृत करके, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। और पोषण के बाद क्या आएगा, तो पोषण के बाद बच्चों हम लोग को श्वसन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा जी? श्वसन पढ़ना होगा। श्वसन के बाद बच्चों परिवहन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? परिवहन पढ़ना है। और परिवहन के बाद उत्सर्जन पढ़ना है ना, उत्सर्जन पढ़ना है। चलो आप लोग तो ये समझ गए। ये सारे जो प्रक्रम है ये सबको मैं बारी बारी से बता रहा हूं, और ये सब मिल करके, ये सब एक साथ बच्चों मिल करके जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये सब बच्चों एक साथ मिल करके क्या कहलाते हैं बताइए, तो ये सब एक साथ मिल करके जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखो पोषण में क्या होता है, पोषण में क्या होता है, तो पोषण में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, माने भोजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण के बारे में मैं आप लोग को आज डिटेल से और एक एक चीज सिखाऊंगा, आप लोग सीखते चलिएगा बच्चों। उसके बाद अब हम लोग को सीखना होता है श्वसन। और श्वसन जो है इसका डिफिनेशन बहुत जटिल होगा। श्वसन हम लोग कहेंगे किसको, तो देखिए ऑक्सीजन को ग्रहण कर और जो ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज को क्या कर देना, उसको तोड़ देना, ठीक है ना। और तोड़ करके क्या क्या चीज में, ऊर्जा में, जल में और उष्मा में, ऊर्जा जल और उष्मा में तोड़ देना बच्चों, क्या कहलाएगा, ऊर्जा और उष्मा दोनों तो एक ही हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग क्या क्या चीज में तोड़ेंगे बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग खाना जो खाते हैं ना, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको क्या चीज में तोड़ा जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के यह टूट जाता है बच्चों। बताइए तो क्या चीज में टूटता है, तो यह ऊर्जा में टूटता है, प्लस इससे जल बन जाता है, और प्लस में बच्चों CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बताइए जब हम लोग भोजन ग्रहण किए तो उससे हम लोग ऊर्जा मिलेगा नहीं, जब तक श्वसन नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि श्वसन करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है और टूट करके हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रिया करते हैं। अब ये खाना तो बन गया, खाना तो हम लोग खा लिए, वो टूट करके ऊर्जा में भी चेंज हो गया बच्चों, ऊर्जा में भी चेंज हो गया। तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरा जगह ले करके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन है बताइए, तो परिवहन है। परिवहन क्या करता है, तो कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना परिवहन कहलाता है। समझ गए परिवहन आप लोग। अब जैसे मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूं, तो मेरा सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ है, तो मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है जिम में, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि ये जो पार्ट है अभी अधिक काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई धावक है और दौड़ रहा है, तो उसको कहाँ पर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो उसके पैर में जरूरत है। तो ये सारे जो एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा लेकर के जाया जाएगा, उसको हम लोग परिवहन कहते हैं। तो परिवहन में मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा बच्चों। उसके बाद है उत्सर्जन। अब जो देखिए हमारे शरीर में जैसे खाना खा लिए, खाना खाने के बाद वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों में टूट जाता है। तो आप बताइए जब वो पोषक तत्वों में टूट जाता है तो कुछ उसमें अवशिष्ट पदार्थ रहता है ना बच्चों, जिसका हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं होता है, तो उसका हमारे शरीर से निष्कासन कर देना, बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। मैं आप लोगों को बच्चों फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लो कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद क्या हो जाता है, पानी जो है हमारे शरीर में जितना जरूरत रहता है वो चला जाता है, और फिर उसके बाद जो पानी रहता है किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के यूरिन में चेंज हो जाता है ना बच्चों, और यूरिन हम लोग फिर क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे उत्सर्जन कहलाते हैं। समझ गए, माने हमारे शरीर से कोई भी चीज को बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाएगा, जो बेकार चीज रहेगा। चलो क्लियर है। तो चलो अब जैव प्रक्रम में बच्चों अब आप लोग को पोषण पढ़ाने से पहले या जैव प्रक्रम सिखाने से पहले मैं आप लोग को दो चीज के बारे में जानकारी दूंगा, सजीव के बारे में, और दूसरा का बच्चों बताइए तो क्या चीज के बारे में, निर्जीव के बारे में। चलो इसको अभी हटा दीजिए फिलहाल के लिए। देखिए सजीव हम लोग किसको कहेंगे, सजीव किसको कहेंगे, तो देख लीजिए बच्चों, सजीव हम उसको कहेंगे जो गति करेगा,
जो क्या करेगा, गति करेगा। बच्चों जो वृद्धि करेगा, जो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। बच्चों जो श्वसन करेगा, है ना, जो श्वसन करेगा, जो उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन करेगा, जो बच्चों पोषण करेगा, जो क्या करेगा, पोषण। पोषण मतलब जो खाना खाएगा उसको हम लोग सजीव कहते हैं। ये सब उसमें गुण होना चाहिए। निर्जीव बच्चों किसको कहेंगे, तो देखिए जो गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। अब आप लोग के दिमाग में आएगा या आप लोग सोचेंगे सर गाड़ी जो है, गाड़ी तो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। जो सर आप लोग देखे, मैंने कोई भी देखा है कि पंखा रहता है तो वो भी ऐसे गोल गोल घूमता है, तो वो भी तो गति कर रहा है। तो हाँ बच्चों वो गति कर रहा है, लेकिन आप लोग जरा सोचो केवल गति कर देना हम लोग सजीव कह देंगे तो नहीं, उसमें श्वसन उत्सर्जन पोषण सब होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि यह एक सजीव है। तो गति कर रहा है, निर्जीव गति करता है, लेकिन उसमें बाकी सारी अनुक्रियाएं नहीं होती है, जिसके कारण हम उसको सजीव नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो और मैं बता रहा हूं बच्चों कि यह वृद्धि भी नहीं करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर वृद्धि नहीं करता है, हमने तो बैलून जो रहता है उसमें हवा भर के उसको बढ़ते देखा है। जब बैलून में हवा भरते हैं तो उसका आकार बड़ा होता है ना, तो वृद्धि कर रहा है, जबकि बैलून क्या है, निर्जीव। हाँ बच्चों, लेकिन वो श्वसन उत्सर्जन ये सब नहीं करता, इसलिए बैलून भी निर्जीव होगा, बाकी सारी वस्तुएं निर्जीव ही होगी। ठीक है ना बच्चों, यह श्वसन नहीं करता है, श्वसन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता है। यह बच्चों प्रजनन नहीं करता, प्रजनन नहीं करता। प्रजनन मतलब अपने जैसा यह बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। नहीं तो मान लो कि कोनो क्या करता है, कोनो फोन खरीद लिया, कोनो गाड़ी खरीद लिया और उसे प्रजनन करवा करके और क्या कर लेता, एक फिर उसके घर में गाड़ी आ जाता ना। जैसे एक हम लोग कुत्ता चाहे कोई भी गाय भैंस रखते हैं तो उससे एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होता है तो फिर हमारे घर में दो अब मेहमान हो जाते हैं। जबकि निर्जीव जो होते हैं वो प्रजनन नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि एक गाड़ी हम खरीदे और उसके बाद वो प्रजनन करके फिर दो गाड़ी में हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप लोगों में बता दूं कि निर्जीव जो होते हैं प्रजनन नहीं करते हैं। यह बच्चों उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं। उत्सर्जन, अब जो निर्जीव है तो कुछ उत्सर्जन करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी जो चलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो बच्चों धुआं भी जो निकलेगा उसके लिए अपशिष्ट है, बेकार है, तो जो निकल रहा है तो उसको हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। लेकिन बाकी सारी क्रियाएं नहीं हो रही है, जिसके कारण हम उसको निर्जीव कहेंगे। एक और मैं बता रहा हूं, जब चर्चा हो गया तो थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता दूं बच्चों। आप लोग वायरस देखे हैं, नहीं देखे हैं, केवल सुने हैं बच्चों। इसको हम लोग विषाणु बोलते हैं, है ना, विषाणु। फोटो में आप लोग देखे होंगे विषाणु को, है ना। तो देखिए विषाणु जो होता है यह निर्जीव और सजीव दोनों होता है। अब कहोगे कि कैसे बच्चों, यह निर्जीव भी होता है, क्या होता है, निर्जीव भी होता है और सजीव भी होता है। अभी कैसे देखो, सजीव भी होता है, अब देख लो कैसे। तो जो बच्चों विषाणु होता है, वायरस होता है, अगर वो ऐसे अपने मतलब क्या रहेगा, अगर किसी सेल में वो नहीं है मतलब या किसी को संक्रमित नहीं किया है, मुक्त अवस्था में है, तो उस समय बच्चों विषाणु जो रहेगा वो कोनो प्रकार के जैविक क्रियाएं नहीं करता है, जिसके कारण हम इसको कहते हैं कि निर्जीव है। जैसे बच्चों ये गति नहीं कर पाता है, लेकिन जब ये किसी जीवित कोशिका में बच्चों ये कोई दूसरा कोशिका में एंट्री कर जाता है, किसी दूसरे कोशिका में ये एंट्री कर जाता है, तो ये सारे क्या करने लगता है, जो वायरस है अपना जैविक क्रियाएं करने लगता है, गति करने लगता है, प्रजनन करने लगता है और तुरंत ले बहुत सारे अपने जैसा वायरस बना देता है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा वायरस फैल जाता है। और बच्चों वायरस होता है एक आदमी से दूसरा आदमी में फैलने वाला, यह डिजीज कर सकता है, रोग पैदा कर सकता है। और वायरस के कारण बहुत प्रकार के रोग होते हैं बच्चों। वायरस के कारण कुछ रोग हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है और कुछ नहीं हो फैलता है ना। तो आप लोग ये समझ गए कि जो विषाणु है, वायरस निर्जीव और सजीव दोनों स्थिति में रह सकता है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हुए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन मैं बच्चों आप लोग को बता दूं, लिख लीजिएगा। वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का, जिसके द्वारा बच्चों क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, जैव प्रक्रम कहते हैं।
चलो आप लोग जरा बता दीजिए तो कि जैव प्रक्रम हम किसको कहेंगे, तो वे सभी प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है बच्चों देखरेख, देखरेख मतलब मेंटेनेंस, जो हमारे शरीर में। अब मेंटेनेंस कैसे होगा, तो अब हम खाना खाएंगे तो, श्वसन करेंगे तो, उत्सर्जन या परिवहन होगा, ये सारे जब प्रक्रम होगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारे शरीर में जैव प्रक्रम हो रहा है। समझ गए ना बच्चों आप लोग को, तो मैंने पहले बताया है कि जैव प्रक्रम बच्चों क्या क्या इसमें होता है, बताइए तो। जैव प्रक्रम में बच्चों इसमें होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है पोषण, क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। यही बच्चों खाना जो होता है यह ऊर्जा में चेंज हो जाता है। उसके बाद बच्चों श्वसन, अगर हम लोग खाना खा लिए और अगर हम लोग को मान लीजिए श्वसन क्रिया नहीं हो पा रही है तो हम लोग को खाना जो है वो ऊर्जा में नहीं बदल पाएगा। उसके बाद बच्चों परिवहन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है ना, परिवहन के बारे में। और उसके बाद बताइए तो क्या बताया, उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में बेकार चीज रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या चीज सीखेंगे, पोषण सीखेंगे। तो चलो अब पोषण की तरफ ले चलते हैं। पोषण बच्चों देखो, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूं, लिख लीजिए। पोषण के बारे में आप लोग लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मैं बता दूं, पोषण से पहले पोषक तत्वों के बारे में, है ना। पोषक तत्व, देखिए पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, तो आप लोग कभी कभी नाम सुनोगे कार्बोहाइड्रेट, बच्चों क्या नाम सुनोगे, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनोगे, कार्बोहाइड्रेट नाम सुने होंगे बच्चों, वसा, है ना। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन, चलो आप लोग विटामिन का नाम सुने होंगे, चलिए जी। और इसके बाद बच्चों हम लोग खनिज इसमें लिख देंगे, खनिज, ये सारे बताइए तो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण जो भी है ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्व ही लिखूंगा। बच्चों पोषण देखिए किसको कहेंगे, तो पोषक तत्वों को बच्चों क्या लिखेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पोषण कहलाता है। चलो आप लोग याद रखो तो, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। कितना आसान है बच्चों, मैं आप लोग से पूछ लूं कि जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से पोषण करते हैं, तो उनमें देखिए दो प्रकार के पोषण होते हैं, एक होता है बच्चों स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक बच्चों क्या होता है स्वपोषण, इसको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों उसके बाद क्या होता है परपोषण, इसको क्या बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अभी मैं आप लोग को जीवों में जो पोषण होता है उसको दो भागों में मैंने बांट करके दिखाया। एक बताइए तो क्या याद रखेंगे स्वपोषण, दूसरा का बच्चों आप लोग क्या याद रखेंगे परपोषण, ठीक है ना। अगर आप लोग से पूछा जाए पोषक तत्व क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज ये सब क्या है पोषक तत्व है, ठीक है ना। अगर इसमें से किसी चीज का कमी होगा तो हमारे शरीर में कुछ कुछ होने लगेगा, मतलब रोग होने लगेगा, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा जिसके कारण हम काम नहीं कर पाएंगे। सबका अलग अलग काम है जिसके बारे में आप लोग को मैं सिखाऊंगा आगे, ठीक है ना। चलो जी अब स्वपोषण के देखिए, स्वपोषण आप लोग बच्चों 8 क्लास में और 7 क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। स्वपोषण आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मैं आप लोग को बच्चों बता दूं। स्वपोषण देखिए, स्व मतलब खुद और पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना। जो अपने से खाना बना करके किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं, उस प्रक्रम को स्वपोषण। और जो खाना बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों स्वपोषी। तो आप लोग ये समझ गए क्या, स्वपोषण आप लोग समझ गए। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर
जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित न रहकर होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसे बताइए क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषी कहते हैं तथा उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? बोलिए तो स्वपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वपोषण कहते हैं। चलो आप लोग समझ गए क्या? ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित मतलब बच्चों होता है निर्माण करना, बनाना करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं तथा उस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। उस प्रक्रम को हम लोग स्वपोषण बोलते हैं। बच्चों जो ये स्वपोषण है ना, स्वपोषण ये जितने पेड़ पौधे होते हैं सब में होते हैं। बच्चों जितने पेड़ पौधे होते हैं सब में होता है, सभी पेड़ पौधों में, ठीक है ना, स्वपोषण होता है। लेकिन एक इसमें है बच्चों कवक, ठीक है, क्या है जी? कवक इसको बच्चों हम लोग मशरूम बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कुकुरमुता बोलते हैं। छाता आप लोग देखे होंगे, बरसाती छाता व्हाइट कलर का होता है, बरसात जब आता है तो ऐसा। और ये कवक एक प्रजाति हो जाता है बच्चों, मतलब पूरा उसमें ढेरे ग्रुप रहेगा उसमें, और उसमें अलग अलग प्रकार के मशरूम रहेंगे, मोल्ड रहेंगे, ढेरे होता है। ब्लैक कलर की कन होता है छाता, तो ब्लैक कलर को ओढ़ने वाला छाता नहीं बता रहे हैं, उसको हम लोग जब छोटे थे तो उसको सांप वाला छाता बोलते हैं ना। बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि बरसाती छाता कैसा होता है, मशरूम आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये कवक जो होता है बच्चों, उसमें कोनो प्रकार के क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होने की स्थिति में उसमें स्वपोषण नहीं होता है, जिसके बारे में कवक के बारे में आप लोग को आगे मैं बताऊंगा। चलो आप लोग ये समझ लीजिए, ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं तथा उस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? बताइए तो ये किसमें होता है स्वपोषण? तो सभी पेड़ पौधों में होता है, सभी पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है। स्वपोषण मतलब वो खाना खुद अपने से ही बनाते हैं। देखिए जी, परपोषण मतलब ऐसा जीव, क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसा जीव जो अपना खाना की जगह पर भोजन लिखिए, अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर, क्या होते हैं बच्चों? किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष, क्या रहेंगे बच्चों? किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, आश्रित होते हैं। उसे बताइए तो क्या कहेंगे? उसे बच्चों हम लोग बताइए क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। उसे परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। उसे बताइए क्या कहेंगे? परपोषण कहते हैं। अच्छे समझ गए? परपोषण जैसे बच्चों हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना अपने से खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग केवल खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है ना बच्चों? हम लोग खाना क्या करते हैं? पकाते हैं, बना हुआ रहता है और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? केवल पका करके खा जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये बच्चों परपोषण है, ये हम लोग किसी पेड़ पौधा पर या किसी अन्य जानवर पर आश्रित होकर के हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मांस मछली जो खाने वाले रहते हैं तो वो किसी जीव को खा जाते हैं पका करके, ऐसे नहीं, पका करके, और कोनो कोनो का चौं खा जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बच्चों हम लोग पेड़ पौधा को भी
खाते हैं या पेड़ पौधा के उत्पाद को खाते हैं। जैसे पेड़ से कोई फल निकलेगा तो हम लोग उस फल को खा जाएंगे, या हम लोग पेड़ पौधा को भी खा सकते हैं, है ना। पेड़ को नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पास सेलुलोज पचाने के लिए नहीं रहता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि हम लोग पालक खाते हैं बच्चों, बहुत प्रकार के हम लोग जो उससे सब्जी निकलता है, सब्जी को खाते हैं। तो हम लोग क्या हैं, किसी ना किसी प्रकार से दूसरे जीवों पर आश्रित हैं। तो इसलिए हम लोग भी परपोषण के अंतर्गत हैं। परपोषण के बच्चों प्रकार, परपोषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृत जीवी, एक बच्चों क्या होता है, मृत जीवी, मृत जीवी परपोषण बच्चों। दूसरा का जो होता है परजीवी, दूसरा का क्या होता है, परजीवी, परजीवी। तीसरा का बच्चों होता है, तीसरा का होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। चलो आप लोग याद रखोगे। देखो परपोषण 3 प्रकार का होता है, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ये प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी, ये कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं दोनों में से। तो आप लोग याद कर लो कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन बोलिए तो, एक होता है बच्चों मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो ये तीनों को अब हम लोग अच्छे तरीका से अब आगे बढ़ के सीखते हैं। पौधों में पोषण से पहले ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लें, मृत जीवी के बारे में। चलो पढ़ा जाए बच्चों। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। मृत जीवी क्या होगा, मृत जीव क्या होगा, तो ऐसा जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बच्चों मृत जीव हम किसको कहेंगे, तो जो सड़े गले इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या कहेंगे बच्चों, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य मतलब दूसरा, अन्य मृत जंतुओं या पौधों से, मृत जंतुओं या पौधों से अपने शरीर के सतह द्वारा, अपने शरीर के सतह, अपने शरीर के सतह द्वारा, अपने शरीर के सतह द्वारा घुलित कार्बनिक द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में है ना बच्चों, पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। चलो आप लोग देखे होंगे बच्चों, अब मशरूम आप लोग देखे होंगे किस प्रकार से बना है। चलो इस प्रकार से मतलब मशरूम आप लोग देखे होंगे कैसे रहता है। और ये जो रहता है ना, अपना खाना क्या करता है, ये स्वयं संश्लेषित नहीं करके, और ये सड़े गले या मृत जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मृत जीव में उदाहरण जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा बताइए तो, कवक हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, कर लिए। इसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी होता है बच्चों, इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, कवक, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो ये सब जो है मृत जीवी अपना पोषण करते हैं। चलो अब एक चीज, अब हम लोग दूसरा का बच्चों जानेंगे, और वो है परजीवी। क्या है, परजीवी, परजीवी बताइए हम किसको कहेंगे, तो जो किसी जीव पर अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये बच्चों लिखवा दे रहे हैं, जो जीव किसी
दूसरे जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जो जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, क्या लिखेंगे बच्चों? अस्थाई या अस्थाई रूप से या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसे बताइए क्या कहते हैं? उसे बच्चों हम लोग परजीवी कहते हैं। उसे परजीवी कहते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं बच्चों, आप लोग देखे होंगे जैसे हम लोग को मच्छर काटता है ना बच्चों? क्या करता है? मच्छर काटता है। तो मच्छर जब काटता है तो हमारे शरीर पे अस्थायी रूप से रहता है। आप लोग पेड़ देखे होंगे, पेड़ के किनारे पेड़ पे बहुत सारे ऐसे लतर टाइप के लगे रहते हैं ना, जैसे आप लोग फोटो में देख लेंगे बच्चों, उसके ऊपर बहुत सारे लतर जैसा रहता है और उसको हम लोग अमरबेल कहते हैं, पीला कलर का रहता है। तो ये जो रहते हैं तो ये क्या होते हैं? अस्थाई या अस्थाई रूप से हम लोग उसको कह सकते हैं। तो ये भी होता है। आप लोग पेड़ पे आप लोग बंदा देखे होंगे, बंदर नहीं बोल रहे हैं, बंदा है ना, बना उसको हम लोग बोलते हैं। एक पेड़ पे एक दूसरा पेड़ जम जाता है, उसमें लाल लाल कलर का फूल निकलता है, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बंदा बोलते हैं। तो ये भी होता है तो परजीवी हो जाता है। आप लोग जोंक देखे होंगे, लीच। जोंक क्या करता है? किसी जानवर को पकड़ लेता है और उसे खून चूस लेता है, तो ये भी हो जाएंगे परजीवी, है ना बच्चों? आप लोग जू, ढील के बारे में जानते हो, कपार में ढील जो होता है जू, तो ये भी क्या करता है बताइए? तो ये भी अस्थायी रूप से हमारे सर में या कपार में रहता है और भोजन को ग्रहण करता है ना। भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। और इसको हम अब तो बहुत कम मतलब जू हो रहा है कपार में, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग परजीवी को समझ जाएंगे। परजीवी हम लोग किसको कहेंगे? तो जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई। अस्थाई मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए। जैसे बच्चों कृमि जो होता है, कृमि आप लोग जानते हैं, कभी कभी पेट में कीड़ा के लिए दवाई स्कूल में बताता था, तो उसी को हम लोग कृमि बोलते हैं। इसको फीता कृमि या गोल कृमि का अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो जो बच्चों कृमि होता है, तो ये कृमि क्या होता है? हमारे शरीर में अस्थायी रूप से, माने हमेशा हमेशा के लिए रहता है। जबकि कुछ ऐसा चीज है जो अस्थायी रूप से, जैसे रात में हम सोए हैं, मच्छर काट दिया, तो वो अस्थायी रूप से हमारे शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है। इसलिए हम इसको किस में रखेंगे बताइए? तो परजीवी का अंतर्गत। परजीवी मतलब कि जब एक जीव दूसरे जीव पर अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके भोजन ग्रहण करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। एक और बचा हुआ है और वह है प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषण। क्या है बच्चों? प्राणी संपोषण। प्राणी में हर्षई से लगेगी क्या? हाँ, मुझे कब से लग रहा है प्राणी हर्षई से ही लिखना चाहिए मुझे। प्राणी बच्चों क्या लिखाएगा? प्राणी संपोषण। आप लोग एक जगह हमने लिख दिया है, वहां पर सुधार लीजिएगा। प्राणी संपोषण। बच्चों प्राणी संपोषण आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, इसी को प्राणी संपोषण के अंतर्गत रखा जाता है। प्राणी संपोषण का मतलब क्या होता है? कि भोजन को ग्रहण कर लेना और उसके बाद बच्चों उसका पाचन करना, प्राणी संपोषण के अंतर्गत सब आता है, ठीक है ना। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण करता है। देखिए बच्चों, वैसा क्या लिखेंगे? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन क्या करते हैं? ठोस अथवा
ठोस अथवा तरल रूप में, तरल रूप में, तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। उसको हम लोग प्राणी संपोषण बोलते हैं। और इसमें बच्चों जितने उच्च कैटेगरी के, उच्च श्रेणी के जितने हैं सब इसमें आएंगे। वे जीव जिनमें इस विधि पोषण होता है उसको प्राणी संभोजी बोलते हैं। जैसे बच्चों इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जिसे इसमें आ जाएंगे अमीबा। कौन हो जाएगा बच्चों, अमीबा हो जाएगा। इसमें बच्चों मेढक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। और बताइए इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, तो इसमें हम लोग मनुष्य को लिख लेंगे, मनुष्य। बाकी जितना बहुत सारे जो जानवर है सब इसमें ज्यादा से ज्यादा सब यही में आता है, प्राणी संपोषण में आता है, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं प्राणी संपोषण में अब जो अमीबा है, अमीबा के बारे में अब अच्छे से हम लोग सीखेंगे, और ये आप लोग बच्चों अगले क्लास में सीखेंगे।